जी नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज साथियों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी समन्वय कोऑर्डिनेशन। यानी ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है और काफ़ी इजी चैप्टर है जो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए साथियों, समन्वय क्या होता है। अपन समन्वय को पढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि समन्वय क्या होता है, समन्वय के प्रकार क्या होते हैं, समन्वय के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और समन्वय के सिद्धांत किस किस विद्वान ने कौन कौन से दिए हैं, इसके क्या लाभ है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, आदि चीज़ों को अपन आज विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, समन्वय को मोटे रूप में देखें तो समन्वय कहने का तात्पर्य यह है कि एक कोऑर्डिनेशन मतलब एक आपसी तालमेल, यानी एक सामंजस्य। अपन जैसे किसी भी कार्य को करते हैं तो आपसी तालमेल या किसी अन्य व्यक्ति से समन्वय बना करके, तालमेल बिठा करके किसी कार्य को करना ही कोऑर्डिनेशन या समन्वय कहलाता है। तो जैसे मान के चलो, आप किसी ऑफिस में अधिकारी हैं या कर्मचारी है, तो आप अधिकारी के माध्यम से बातचीत करके, तालमेल बिठा के किसी कार्य को करने के लिए सलाह या मशविरा या करते हैं, वो सभी चीज़ें समन्वय की श्रेणी में आती है, यानी कोऑर्डिनेशन कहलाता है। देखिए, अब बात करते हैं इसके अर्थ की। समन्वय में उन सभी प्रयासों को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समानता स्थापित की जाती है। यानी जो व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं या सामूहिक प्रयास किए जाते हैं जिनमें एकरूपता यानी समानता, सिमिलरिटी स्थापित करने का कार्य किया जाता है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके। यानी समन्वय में आपसी तालमेल या एकरूपता बनाई जाती है। अब इसकी एक परिभाषा दे रखी है, ये कुंटज एम ओडोनलेर के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। साथियों, ये याद रखें, क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अब की बार आने के चांसेस है कि समन्वय प्रबंध का सार है। यानी समन्वय प्रबंध का सार है, क्योंकि प्रबंध जो मैनेजमेंट किया जाता है वो बगैर समन्वय के संभव नहीं है। यानी आपसी तालमेल या सामंजस्य के प्रबंध भी नहीं किया जा सकता। जो मैनेजमेंट किया जाता है वो भी समन्वय के माध्यम से ही अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य किया जाता है। अब कुंज एम ओडोनिल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है, जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है, के लिए किया जाता है। ये तो हो गया आपका समन्वय की परिभाषा। या साथियों, ये परिभाषा याद रखें कि आने की पूरी चांस है, पिछली बार भी आई थी और अब की बार भी आने की पूरी चांस है। मोटा मोटा याद रखना है, समन्वय प्रबंध का सार है, तो ये परिभाषा किसने दी, ये ध्यान रखना आपको। अब इन निष्कर्ष के रूप में देखें तो समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों यानी वेरियस डिपार्टमेंट एवं जो सब डिपार्टमेंट्स में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कहने का तात्पर्य है कि समन्वय में जो विभाग होते हैं संस्था के या व्यापार के, छोटे विभाग हो चाहे बड़े विभाग हो चाहे उप विभाग हो, उनमें अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य आपसी तालमेल, एकरूपता या समान रूपता या अनुरूपता बनाई जाती है, ताकि किसी भी चीज़ के कोई भी आवश्यकता हो तो आपसी समन्वय या तालमेल बैठा करके उन संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। बगैर समन्वय के कोई भी संस्था सफल नहीं हो सकती है, यानी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती है। तो समन्वय अति आवश्यक हो जाता है। तो इस संबंध में साथियों एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी मैंने लिखा है नहीं, मैं बता देता हूँ कि लूथर गुलिक थे। कौन थे? लूथर गुलिक ने इस संबंध में ठीक ही कहा था कि यदि कार्य का विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है, यानी कार्य विभाजन के बिना यदि कार्य नहीं चल सकता है तो समन्वय आवश्यक हो जाता है, यानी उसके लिए समन्वय आवश्यक हो जाता है। तो आगे बात करते हैं समन्वय की विशेषताओं के बारे में। देखिए, इसकी मेजर विशेषताएं कौन कौन सी है, देखते हैं। देखो, इसकी विशेषताएं देखते हैं समन्वय की। इसमें पहले तो विशेषता आ गई कि यह सतत प्रक्रिया है, यानी साथियों सतत यानी लगातार। मतलब जो समन्वय किया जाता है वो संस्था में दिन प्रतिदिन या इसमें किसी प्रकार का कोई समय निश्चित नहीं होता है। जब जब इस व्यापार की प्रक्रिया चलती रहती है उसमें सतत रूप से समन्वय आवश्यक होता है, यानी ये सतत और अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला है मानवीय प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए समानता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया भी समन्वय में अपनाई जानी होती है।
सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी जो ये समन्वय है वो व्यापार के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। व्यापार स्टार्ट करने से लेकर एंड तक जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है वो प्रत्येक स्तर पर अत्यावश्यक होती है, यानी समन्वय हर स्तर पर आवश्यक होता है। प्रबंधकीय कार्यों का सार है, यानी जो समन्वय है, जो प्रबंधकीय कार्यों का सार कैसे हैं कि साथियों, क्योंकि जो प्रबंधक द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं या कार्य किए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उनकी पालना करने के लिए प्रथम मुख्य रूप से समन्वय अति आवश्यक हो जाता है। बगैर समन्वय के कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो समन्वय किया जाएगा तो प्रबंध के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, उनकी पालना होगी, उन लक्ष्यों को प्राप्त हो किया जाना सुनिश्चित होगा, जिससे प्रबंधकीय कार्यों का सार एक रूप में समन्वय को माना गया है। अगला है समन्वय स्थापित करने का कार्य संसाधनों में। जो समन्वय स्थापित करने का कार्य है वो संसाधनों के माध्यम से किया जाता है। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना यानी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य समन्वय के माध्यम से होता है। प्रबंध की आत्मा, एक तरीके से साथियों समन्वय को प्रबंध की आत्मा भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रबंध की आत्मा किसे कहा जाता है, तो साथियों ध्यान रखना कि प्रबंध की आत्मा समन्वय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रबंध की आत्मा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं समन्वय प्रबंध का सार कैसे है। देखो, जो समन्वय है वो प्रबंध का सार किस प्रकार से है। बात करेंगे मध्य संबंध क्या है। देखिए, पहला तो संबंध है नियोजन में संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण। जो ये आपके ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें समन्वय में संबंध किस प्रकार से होता है देखते हैं अपन। इसको मोटा मोटा देखते हैं, आपको समझाते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है। आपको पहले बता दिया है, समन्वय के बिना प्रबंध के निर्णयों का कोई औचित्य नहीं होता है। तो व्यापार में किसी भी कार्यों को करने से पहले नियोजन किया जाता है, संगठन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, निर्देशन और नियंत्रण। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले व्यापार में प्लानिंग की जाती है, यानी नियोजन किया जाता है कि कार्य किस प्रकार से करना है, किस माध्यम से करना है, कैसे करना है। तो उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए नियोजन करने से पहले या नियोजन के साथ साथ तभी लक्ष्यों की प्राप्ति होगी जब हम अपन उनमें आपसी तालमेल समन्वय नहीं बनाएंगे। इसलिए नियोजन में समन्वय अति आवश्यक हो जाता है। अगला है संगठन यानी एकीकरण, यानी जो संगठन बनाया जाता है एक तरीके से लोगों के समूह के द्वारा। तो संगठन बनाने के लिए समन्वय भी अति आवश्यक होगा। लोग आपसी समन्वय करेंगे, लोगों को आपस में जोड़ेंगे, एकरूपता बनाएंगे, तभी समन्वय होगा, तभी संगठन होगा। तो इसलिए संगठन में भी समन्वय आवश्यक हो जाता है। नियुक्ति एवं समन्वय, जो संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है उनमें भी समन्वय अति आवश्यक होता है। निर्देशन यानी जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं उनकी पूर्ति एक समन्वय के माध्यम से हो सकती है। तब तक आदेश निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं होता है, तब अधीनस्थ या अधिकारी द्वारा आपसी समन्वय नहीं अपनाया जाता है या तारतम्यता नहीं बनाई जाती है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। अतः समन्वय किया जाना अति आवश्यक होता है। अब लास्ट में बात करते हैं नियंत्रण यानी कंट्रोल। अपन कंट्रोल में भी समन्वय अति आवश्यक होता है। कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे तो उसमें सफलता तभी मिलेगी जब छोटे स्तर के कर्मचारी आदेशित कार्यों को समय पर पूरा करेंगे या पूरा करने का प्रयास करेंगे, अधिकारी द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो वो सब चीज़ें समन्वय के माध्यम से ही की जा सकती है, इसलिए इनके मध्य संबंध होता है। अब साथियों आगे बात करते हैं समन्वय की आवश्यकता और महत्व क्या है, यानी समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके महत्व और लाभ क्या क्या है, यानी आवश्यकता किस प्रकार से, ये अपन चीज देखते हैं। देखिए, पहला तो है कुल प्राप्ति में वृद्धि, यानी जो हर प्रत्येक व्यापारिक संस्था हो या संगठन हो या कंपनी हो या इकाई हो, वो अपना व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से करती है। अब व्यापार अपने लक्ष्यों को या लाभों को प्राप्त करने के लिए कब सफल होगी, जब वो संस्था में आपसी तालमेल समन्वय अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागों, उपविभागों या अन्य इकाइयों के मध्य रखेगी, जिससे कुल प्राप्ति में वृद्धि होगी। दूसरों के कार्यों की कुंजी यानी समन्वय दूसरे से कार्य करवाने की कुंजी होती है, क्योंकि आप अपन दूसरे कर्मचारी से कार्य तभी करवा सकते हैं जब उस कर्मचारी से अच्छे अपने समन्वय होंगे या तालमेल होंगे। इसे ये दूसरे के कार्यों की कुंजी कहलाती है। विवादों को सुलझाना, जो भी संस्था के अंदर विवाद होते हैं कर्मचारियों, अधिकारियों या अन्य इस तरह के जो विवाद होते हैं वो आपसी समन्वय तालमेल बैठा कर ही सुलझाया जा सकता है। मानवीय संबंधों पर जोर, मानवीय संबंध जब मजबूत व सुदृढ़ होंगे जब उनमें आपसी समन्वय होगा। अच्छे कर्मचारियों को रोकना, यदि अच्छा समन्वय होगा तो कर्मचारी की आवर्तन दर काफ़ी कम हो जाएगी, कर्मचारी संस्था को छोड़ के कम
बहुत कम जाएंगे, अन्यथा इसका विपरीत होगा। विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति, अगर किसी प्रकार के विशिष्ट लाभों को प्राप्त करना है तो व्यापार में उचित समन्वय अति आवश्यक हो जाता है। विविधता में एकता की स्थापना, यानी व्यापार में कई प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, सभी कर्मचारियों की सोच और उनका व्यवहार, एटीट्यूड सब अलग अलग होता है, इसलिए उनमें आपसी समन्वय बना करके विविधता में एकता स्थापित करने का कार्य होता है। और अच्छा समन्वय होने से संस्था के अंतर जो कर्मचारी, अधिकारी या अन्य व्यक्ति कार्य करते हैं उनके मध्य मनोबल में वृद्धि होती है। यह तो साथियों अपनी समन्वय की आवश्यकता और उनका महत्व हो गया। अब आगे देखते हैं अपन समन्वय के सिद्धांत। साथियों थोड़े ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब पहले समन्वय के प्रकार देखते हैं, समन्वय किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार से अपने कम्युनिकेशन में पढ़ा था ना, उर्ध्वगामी, अधोगामी, समतल, क्षैतिज, विकर्णीय आदि चीज़ें, इस प्रकार से इसमें भी ये चीज़ें आएगी। देखते हैं, बात करते हैं। देखिए समन्वय के प्रकार पे एक तो होता है लंबवत तथा क्षैतिज या समतल समन्वय। अगला होता है कार्य विधिक तथा सारवान समन्वय, आंतरिक भाग समन्वय। ये 3 प्रकार के समन्वय होते हैं, जिसमें देखते हैं पहले से कि लंबवत तथा क्षैतिज या समतल समन्वय क्या होता है। देखो साथियों, लंबवत समन्वय के अंतर्गत उच्च अधिकारियों से अधीनस्थों के बीच होता है। एंड जो लंबवत समन्वय है वो एक तरह से अधोगामी रूप में होता है, यानी उच्च अधिकारियों से लेकर अधीनस्थों के बीच समन्वय होता है। अब बात करते हैं क्षैतिज या समतल समन्वय की। इसमें समान स्तर के विभाग या अधिकारियों के मध्य होता है, यानी क्षैतिज या समतल जैसा कि नाम से प्रतीत है, जिनके अंतर्गत समान स्तर के विभाग के अधिकारी के मध्य होता है। अब आगे बात करते हैं कार्य विधिक तथा सारवार समन्वय। अब कार्य विधिक समन्वय के अंतर्गत देखा जाए तो साथियों व्यक्ति के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है। यानी जो कि कार्य विधिक समन्वय है वो व्यक्तियों के अधिकार एवं कार्य क्षेत्र को निर्धारण करता है या स्पष्ट करता है तथा संगठन के दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों का निर्धारण करने का कार्य कार्य विधिक समन्वय में होता है। अब बात करते हैं सारवार समन्वय। जैसा कि नाम से प्रतीत है कि संस्था की क्रियाओं से संतोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी सारवार समन्वय के अंतर्गत साथियों संस्था की जो क्रियाएं होती है, दिन प्रतिदिन के जो व्यापार के ऑपरेटिंग कार्य होते हैं उनसे संतोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं आंतरिक एवं बाह्य समन्वय। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, आंतरिक यानी जो आंतरिक समन्वय वो संस्था के विभागों, उपविभागों तथा खंडों के मध्य किया जाता है, यानी जो संस्था के आंतरिक विभाग, उपविभाग और इकाइयाँ होती है, यूनिट्स होती है, उनके मध्य किया जाता है। जबकि बाह्य समन्वय यानी एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन बाह्य पक्षों के बीच में किया जाता है, यानी जो बाह्य पक्ष होते हैं। अब बात करते हैं कि बाह्य पक्ष कौन कौन से होते हैं। साथियों व्यापार में बाह्य पक्ष के रूप में क्रेडिटर है, डेटर्स है, इन्वेस्टर है यानी विनियोजक है, और अन्य पक्षकार भी हो सकते हैं जो संस्था से रुचि या संबंध बना के रखते हैं, वे बाहरी पक्षकार होते हैं। ये तो हो गया आपका समन्वय के प्रकार। अब बात करते हैं साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समन्वय के सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत कौन कौन से अपन को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। समन्वय के सिद्धांत में ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसको आपको बताना होगा, एग्जाम में किसी पूछा जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि मेरी पार्कर फोलेट द्वारा प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो मुख्य रूप से ये विद्वान है ना साथियों, मेरी पार्कर फोलेट, ये मुख्य रूप से समन्वय के सिद्धांत के विद्वान है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना साथियों आप, ये मेरी पार्कर फोलेट द्वारा दिया गया था, यानी इसके द्वारा मुख्यतः 4 सिद्धांत दिए गए थे। अब बात करते हैं कौन कौन से दिए गए थे मेरी पार्कर फोलेट द्वारा। पहला तो सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, आरंभिक स्थिति में समन्वय और पारस्परिक संबंध का सिद्धांत तथा सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी 4 सिद्धांत दिए गए थे। आपको याद रखना है कि एक तो प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, एक आरंभिक स्थिति में समन्वय और पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, और लास्ट दिया था सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। अब बात करते हैं साथियों प्रत्यक्ष संपर्क के सिद्धांत के बारे में, यानी जो प्रत्यक्ष संपर्क वाला सिद्धांत था वो किसके साथ था, देखते हैं। प्रथम एवं मुख्य समन्वय का सिद्धांत यह है कि समन्वय उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क से किया जाना चाहिए। विचारों, आदर्शों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भली प्रकार आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क करके किया जाना चाहिए। और जो उत्तरदायी व्यक्ति है, जैसे मान के चलो किसी संस्था में कोई कर्मचारी उस कार्य के प्रति उत्तरदायी है, तो उस कार्य को प्राप्त करने के लिए अपन को
जो संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति है उससे ही सीधा संपर्क करना चाहिए या सीधा संपर्क स्थापित करके समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये तो हो गया प्रत्येक संपर्क का सिद्धांत। अगला है आरंभिक स्थिति में समन्वय। जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसमें समन्वय किस प्रकार से किया जाएगा। देखो, ये सिद्धांत यह बताता है कि समन्वय नियोजन यानी जो प्लानिंग की जाती है एवं नीति निर्धारण करते समय में आरंभ कर लिया जाना चाहिए। यानी संस्था में जो कोई भी कार्य किया जाता है उससे पहले जो प्लानिंग की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती है, नीतियाँ क्रियान्वित की जाती है, उसी समय इन चीज़ों को समन्वय के माध्यम से पूरा कर लेना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब अगला सिद्धांत की बात करते हैं साथियों। यह सिद्धांत है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत यानी रेसिप्रोकल संबंध का सिद्धांत। देखिए क्या कहता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो स्थिति विशेष के संबंध में प्रत्येक तत्व जो संस्था में प्रत्येक इकाई होती है, विभाग होती है, उपविभाग होते हैं, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। यानी उन चीज़ों में अपन को आपसी समन्वय करना चाहिए। वो लास्ट है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। जैसा कि नाम से प्रतीत है, सतत यानी लगातार, यानी सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात संस्था में समन्वय का कार्य सदैव चलता रहता है और चलता रहना ही चाहिए। समन्वय को अवसरों पर नहीं छोड़ा जा सकता। यानी इस कहने का तात्पर्य इस सिद्धांत का यह है कि सतत प्रक्रिया का सिद्धांत है कि व्यापार के सुचारू रूप से संचालन के लिए दिन प्रतिदिन के कार्य करने अति आवश्यक होते हैं। यानी उनको कभी रोका नहीं जाता है या कम नहीं किया जा सकता है, आवश्यकताओं के हिसाब से उनको बढ़ाया जा सकता है। अब अपन को समन्वय ये नहीं मानना चाहिए कि जब अवसर आएंगे, किसी चीज़ की जब आवश्यकता पड़ेगी, जब ही अपन को समन्वय करना है। अगर अपन आवश्यकता से पहले इन चीज़ों का प्लानिंग नहीं करेंगे तो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो किसी प्रकार की अचानक समस्या आने पर अगर अपन समन्वय समय पर नहीं करते हैं तो अपन को प्रतिकूल परिणाम मिलने को मिलेंगे। इसलिए इन चीज़ों को अवसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सतत रूप से सिद्धांत को अपनाना, सतत प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाना चाहिए ताकि समन्वय कंटिन्यूस बना रहे। अब साथियों बात करते हैं, यह तो मेरी फोलियट द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत थे। ठीक है, वो 4 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अब इनके अलावा अन्य सिद्धांत दिए गए हैं, वे सिद्धांत भी है लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको मोटे मोटे वर्बली इनको ध्यान रखना है। पहला सिद्धांत है गतिशीलता का सिद्धांत, समयबद्धता का सिद्धांत, यानी गतिशील रूप से कार्य समन्वय में होना चाहिए, समयबद्धता के हिसाब से होना चाहिए, यानी टाइमली होना चाहिए। प्रजातंत्र का सिद्धांत, संतुलन बनाए रखने का सिद्धांत, संचार व्यवस्था का सिद्धांत है, जो संचार में व्यवस्था अपनाई गई है व्यापार में उसमें समन्वय रखना चाहिए, सहकारी व्यवहार का सिद्धांत आदि, ये समन्वय के सिद्धांत दे रखे हैं। यानी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको इनको देखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरी और पोलेट द्वारा दिए गए थे सिद्धांत, जो 4 सिद्धांत दिए गए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अब आगे बात करते हैं साथियों समन्वय प्राप्ति के साधन या तरीके हैं। जो समन्वय प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं या क्या क्या तकनीकें अपनानी होती है वो देखते हैं अपन मोटे मोटे रूप से। देखिए, पहला तो आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, नेतृत्व द्वारा। अब इनको थोड़ा खोल के पढ़ लेते हैं। देखो, आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय किस प्रकार किया जाता है कि जो आदेश दिया जाता है वो हमेशा उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है। तो उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देके उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नेतृत्व द्वारा समन्वय, यानी नेतृत्व लीडरशिप द्वारा भी कई बार आदेश देके समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। प्रभावशाली संदेश वहन व्यवस्था, यानी व्यापार में एक तरीके से प्रभावशाली जो कम्युनिकेशन सिस्टम प्रणाली अपनाकर भी समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। संस्था की नीति विवरण, संस्था की नीतियों में इस प्रकार का विवरण दिया जाता है कि समन्वय किस प्रकार से करना है। जो समन्वय के लिए कमिटीज़ बनाई जाती है उनके माध्यम से समन्वय किया जा सकता है। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, संपर्क अधिकारियों के माध्यम से भी समन्वय होता है। आत्म समन्वय, यानी खुद सेल्फ के रूप में समन्वय किया जा सकता है। सामूहिक निर्णयों द्वारा समन्वय होता है। सभाएं एवं सम्मेलन का आयोजन करके समन्वय किया जाता है। आगमन प्रशिक्षण, जो कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है उसके पश्चात में उसे संस्था के आगमन इंडक्शन के बारे में समझाया जाता है, उसकी संस्था की पृष्ठभूमि के बारे में बताया जाता है, जिसके माध्यम से आगमन प्रशिक्षण के द्वारा समन्वय किया जाता है। निरीक्षण द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण या इंस्पेक्शन करके भी समन्वय किया जाता है। प्रेरणा या प्रलोभन, यानी जो किसी कर्मचारी को इंसेंटिव करके या प्रलोभन देकर भी उनसे समन्वय करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये तो हो गए साधन तरीके। अब आगे बात करते हैं
लास्ट में कि प्रभावशाली समन्वय की स्थापना कैसे की जा सकती है। यानी ऊपर हम तकनीकों की बात कर ली, सिद्धांतों की बात कर ली, समन्वय क्या होता है, समन्वय के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से समन्वय किया जाता है, इसकी परिभाषा क्या है, किस इस जो सिद्धांत दिए गए हैं वो किस विद्वान द्वारा दिए गए हैं, वो चीज़ अपन ने विस्तार से पढ़ ली। अब बात करते हैं साथ में प्रभावशाली समन्वय की स्थापना किस तरीके से की जाएगी। यानी इफेक्टिव जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो किस तरीके से संस्था में स्थापित किया जाएगा ताकि संस्था अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, अन्यथा इसके अभाव में नहीं कर पाएगी। तो समन्वय की स्थापना करने से पहले साथियों सबसे पहले तो अपन को किसी भी अपन नॉर्मल देख ले, अपन जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना उद्देश्य है कि मुझे एग्जाम फाइट करना है, इसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, आदि चीज़ें अपन पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। तो समन्वय प्रभावशाली इफेक्टिव समन्वय के लिए साथियों अपन को सबसे पहले उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। अपना मेजर मोटो या ऑब्जेक्टिव क्या है उसको निर्धारित करना होगा। निश्चित ही हमें स्पष्ट योजनाएं बनानी होगी कि अपन को कौन सी योजनाएं बनानी है, किस तरीके से बनानी है, वो निश्चित तरीके से पहले ही बनानी होगी। अधिकारी एवं दायित्वों की स्पष्ट रेखा, यानी जो अपने किस अधिकारी को तो अधिकार मिलेंगे, किस अधीनस्थ कर्मचारी को दायित्व सौंपा जाएगा, उनका स्पष्ट रूप से विभाजन कर लेना चाहिए। उचित संगठन संरचना, यानी व्यापार में जो कई प्रकार के विभाग होते हैं, उपविभाग होते हैं, इकाइयाँ होती है, तो उनमें पहले से उचित संगठन यानी उनका एकीकरण या उनकी समरूपता किस प्रकार से निश्चित की जाएगी वो पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए। उचित संगठन को स्थापित करना चाहिए। कुशल संदेशवहन, यानी व्यापार में अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना करनी चाहिए, यानी संदेश व्यवस्था पहले से इफेक्टिव या स्किलनेस होनी चाहिए। सामान्य नामकरण की प्रणालियाँ बनानी चाहिए। समूह में कार्य की इच्छा, एंड जो ग्रुप में जो कार्य किया जाता है उसकी इच्छा भी पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए कि समूह में किस किस कर्मचारी द्वारा कार्य किया जाना इच्छित होगा। कुशल नेतृत्व के द्वारा समन्वय, यानी एक अच्छा कुशल नेतृत्व इफेक्टिव या स्किलफुलनेस लीडरशिप के द्वारा भी समन्वय किया जा सकता है। उचित समय पर समन्वय, यानी संस्था में जब किसी भी कार्य की या किसी भी तथ्य की आवश्यकता हो वो उसी समय पर उचित समय में ही समन्वय करके उनको दूर किया जाना चाहिए। यानी मान के चलो कि संस्था को आवश्यकता है इतनी तारीख को इतने समय में, अगर वो उनकी आवश्यकताएं उस समय में नहीं हो पाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो उचित समय के हिसाब से पहले ही समन्वय कर लेना चाहिए ताकि व्यापार अपने लाभों को तीव्र गति से व अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों, तो आपका ये समन्वय का चैप्टर, कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पूरा हो गया है। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से इसकी परिभाषा देखनी है और ये 4 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, समन्वय का अर्थ क्या होता है, समन्वय समन्वय के प्रकार क्या क्या हैं, कैसे समन्वय किया जाता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। साथियों कोई प्रकार की क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना और अपन इसके पीछे नए चैप्टर लेंगे। तो आपके ये बिजनेस मेथड है तो मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो मेरा टारगेट है कि मैं 31 अगस्त से पहले आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूँ। तो मेरा प्लान है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके सब्जेक्ट को पूरा करवाऊँगा। इसके पीछे अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और साथियों किसी साथी को नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू।